सुबह कब जिंदगी में सबसे पहले बात करेंगे जाट आरक्षण की। तो देश में जाट आरक्षण की बार बार उठती मांग का एक बार में समाधान होने की उम्मीद बंधने लगी है। केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए एक नया आयोग बनाने को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद NSEBC यानी नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नाम के एक नए आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा और अब संविधान की धारा 338B जोड़ने और संविधान संशोधन के लिए इसे संसद में रखा जाएगा। मोदी सरकार सियासत की चौसर बिछाने में लगी है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जगह सरकार ने NSEBC को मंजूरी देकर जाट आरक्षण की फांस को निकालने की तैयारी कर ली है। अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कानूनी दर्जा तो हासिल था, लेकिन ये संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। NSEBC एक संवैधानिक संस्था होगी। नए आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने में वो समय समय पर सरकार को पिछले वर्ग में नई जातियों को जोड़ने की सिफारिश भी कर सकेगा। संवैधानिक दर्जा दिए जाने से नए आयोग की ताकत बढ़ जाएगी। नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद वो पिछड़े वर्ग में जातियों को लाने और निकालने पर सिफारिशें दे सकेगा, लेकिन ओबीसी में नई जातियों को शामिल करने पर अब निर्णय संसद ही लेगी। अभी तक राज्य सरकारों को अपने प्रदेश में जातिगत पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ी जातियों में नई जातियों को शामिल करने का अधिकार हासिल था, लेकिन अब नई जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने पर अधिकार सिर्फ संसद यानी केंद्र सरकार के पास होगा। इन हालातों में अपने अपने वोट बैंक को लुभाने और फायदा पहुंचाने के लिए नई जातियों को पिछड़ों में शामिल करने का राज्य सरकार का अधिकार सीमित हो जाएगा। अब इस आयोग की सिफारिश पर ही पिछड़ी जातियों में नई जातियों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में नए आयोग को लेकर राजनीति तेज होने के आसार हैं। यूपी की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 17 पिछड़ी जातियों को दलित जातियों में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया था, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत दूसरी पिछड़ी जातियों के आरक्षण को 2 हिस्सों में बांट दिया और बड़ा हिस्सा अति पिछड़ी जातियों को दिया है। न्यायिक सेवा में अति पिछड़ी जातियों यानी EBC को 21% और अन्य पिछड़ी जातियों यानी OBC को 12% आरक्षण दिया था। पिछड़ी जातियों की पहचान और शामिल करने के अधिकार केंद्र या राज्य सरकार के पास रहने को लेकर बड़े दिनों से विवाद बरकरार है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि मोदी के गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलितों को लुभाने का समीकरण चमत्कारी रहा है। ऐसे में जाटों को समर्थन के बदले आरक्षण देना 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए जरूरी हो गया। रजत मिश्रा, APN, दिल्ली। और दिल्ली में पीएम मोदी ने सूबे के सांसदों को अचानक चाय नाश्ते पर बुलाकर सख्त हिदायतें दी। मोदी जी ने इस बैठक में सांसदों को ट्रांसफर प्रमोशन से दूर रहने का पर खासा जोर दिया और उसके साथ ही पुलिस को अपना काम करने देने की भी नसीहत दी। पीएम मोदी के ब्रांड का ही असर है कि उनके काम करने के तरीके को चाहे अनचाहे पार्टी के नेताओं और सांसदों को मानना पड़ रहा है। मोदी सर की क्लास में भी ये असर साफ नजर आता है। सभी को उनके मिजाज की फिक्र है, तो सबको लगता है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। खासकर पीएम ने जब कहा कि खबरदार ट्रांसफर प्रमोशन से दूर रहिएगा, तो कई सांसदों की सांसें अटक गई। सबको फिक्र थी कि अपनी पसंद के अफसर अपने संसदीय क्षेत्र में रखने में भी कहीं कालिख न लग जाए। इन सांसदों में प्रदेश के वो बड़े नेता भी शामिल थे जिन्होंने 2014 में केंद्र में सरकार बनने पर पीएम मोदी की ताकीद की थी। पीएम ने अफसरों का हवाला देकर बहाने से बता दिया कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। मोदी सर ने जब 180 डिग्री पर गर्दन घुमाकर सामने देखा तो हर शख्स को लगा कि वो उनकी आंखों में झांक रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हिदायत दी कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए और उस पर किसी भी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश ना करें। अगर पुलिस पर हुक्म ना चला पाए तो जनता क्या समझेगी? जनता तो नेता की दबंगई पर वोट देती है, लेकिन चाहे योगी राज हो, लेकिन बात मोदी की ही चलेगी। उन्होंने पीठ थपथपाई, यूपी की जनता को बधाई दी, फिर सौंप दिया अगले 2 बरस तक का टारगेट। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में किस किसने टारगेट अचीव किया है। साफ है कि अगर अगली बार भी संसद में रहना है तो मोदी सर के हिसाब से चलना है। सभी जानते हैं कि मोदी का मैजिक ही चलेगा। योगेश सोमकुंवर, APN।
तो यूपी के बाद अब गुजरात प्रधानमंत्री के लक्ष्य पर है। आज सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर गुजरात के बीजेपी सांसदों के साथ नाश्ता करेंगे और इस दौरान आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री सांसदों को सफलता का मंत्र बता सकते हैं। गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी चुनाव के तुरंत बाद इस महीने 7 और 8 मार्च को प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर थे, जिसे गुजरात के चुनावी साल में बीजेपी की ओर से चुनावी बिगुल के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के सांसदों को नाश्ते पर बुलाया था और उन्हें जीत की बधाई के साथ ही कई तरह की चेतावनी भी दी थी। और बात यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया था और उसमें सुधार के लिए आला अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उसी क्रम में गुरुवार को सीएम योगी ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर निरीक्षण किया और उनके इस दौरे की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को नहीं थी। उनके अचानक हुए इस दौरे से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री के साथ दौड़ भाग करते पुलिस के इन आला अधिकारियों को ये उम्मीद भी शायद नहीं रही होगी कि उन्हें कभी इस तरह सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। ऊपर से बिन बुलाए सीएम की आमद का डर भी उनके जहन में साफ नजर आ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री का कामकाज संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। पुलिस की सक्रियता जांचने के लिए योगी अचानक लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। उनके आने की भनक किसी को नहीं थी, लिहाजा उनके कोतवाली पहुंचने के बाद अफसरों और दूसरे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। सीएम योगी के साथ डीजीपी जावेद अहमद और कई बड़े अफसर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने थाने के हालात का जायजा लिया और अखिलेश सरकार द्वारा शुरू की गई डायल 100 सेवा के बारे में जानकारी मांगी। नहीं, क्या ये पुलिस जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत उनके अंतर्गत है। वो दिन में कहाँ काम करेंगे, किधर जाएंगे, ये तो वो तय करते हैं। लेकिन उनको कहाँ भेजना है, कौन आता है, उसमें है वहाँ पे नियुक्त है, क्या करता है वो, किसके अंतर्गत किसके अंदर कहाँ से वो आया है, उसको वो जिले से ही आया, जिले से फोर्स से ही दिया गया। हाँ, जिलों से फोर्स दिया गया है। मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की, गाड़ियों के बारे में या फिर जो साइबर क्राइम है उनके बारे में या और जो अलग विभिन्न प्रकार के हमारी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में उन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी हासिल की। सीएम योगी महिला थाने का मुआयना करने भी पहुंचे। माना जा रहा है कि सीएम इस तरह के कदम उठाकर अफसरों को हर वक्त मुस्तैद रहने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयानों में भी इसकी झलक साफ दिखाई दी। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही योगी ने स्कूलों और कॉलेजों में बेहतर माहौल बनाने पर जोर दिया। सीएम ने आदेश दिया कि शिक्षक अपने लिबास का खास ख्याल रखें। स्कूल परिसर में मोबाइल का बेजा इस्तेमाल ना हो। स्कूल परिसरों में गुटखा और पान पर पाबंदी के आदेश भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूपी में यूं तो नौकरशाही ने बीजेपी सरकार के मन मुताबिक काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस पर अमल करना मुश्किलों से भरा है। एंटी रोमियो स्क्वाड और बूचड़खानों को बंद करने को लेकर विरोध तेज हो गया है और विपक्ष ने एंटी रोमियो दस्ते को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि इसके नाम पर लोगों को तंग किया जा रहा है। यूपी में सत्ता में आने के बाद नौकरशाह बीजेपी के संकल्प पत्र पर अमल करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में कई जिलों में एंटी रोमियो दल हरकत में आ गया है, तो बूचड़खानों पर भी लगाम लगना शुरू हो गया है। हालांकि इस मकसद को पूरा करना उतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर लगाम लगाने को लेकर गठित एंटी रोमियो दल पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर मासूम लड़के और लड़कियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। राह चलते लोगों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है और मोरल पुलिसिंग के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष भी योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है कि ये संविधान की अवहेलना है। हम बच्चों को ये नहीं बता सकते एक हद तक कि आपको हंसना कैसे, आपको बैठना कैसे है, और हम लोग प्यार के खिलाफ नहीं हो सकते। अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आराम से बैठकर बात कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री तय करेगा कि उनको वहाँ बैठ के बात करनी है कि नहीं करनी है? इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल गलत है। आजाद हिंदुस्तान में
और देश दुनिया कहाँ पहुंच गई है, उसमें लोगों को कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब तो ये है कि अगर लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, रोमियो इसको पकड़ ले जाएगा, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खिलाफ है, इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। एंटी रोमियो दल की तरह ही बूचड़खानों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार उन्हें तंग कर रही है और उनकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी इसे लेकर बयान दे चुकी हैं। जिनके पास लाइसेंस है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको 15 दिन का 1 महीने का समय जरूर देना चाहिए कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप इलीगल चला रहे हैं, आप लाइसेंस लीजिए, उसके बाद आप चलाएं। खबरों के मुताबिक यूपी में सुशासन लाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा एंटी चीयर भी हो सकता है। सरकार शराबबंदी की दिशा में भी कोशिश कर सकती है। बिहार में शराबबंदी को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद यूपी सरकार भी इस दिशा में कड़े कदम उठा सकती है। पान मसाले को लेकर योगी सरकार पहले ही सख्त हो चुकी है। सरकारी दफ्तरों में पान मसाले पर रोक और स्कूल कॉलेजों के पास इसकी बिक्री रोकने का फरमान देकर सरकार ने जता दिया है कि उसकी मंशा यही रुकने की नहीं है। यानी आने वाले दिनों में लोगों को कुछ बड़े कदमों के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो अब आशिकों को पकड़ने के अभियान के साथ साथ पुलिस ने सड़कों पर खड़े होकर शराब पीने वालों और साथ ही ठेकों के पास खड़े होकर शराब पीने वालों को पकड़ने का अभियान चलाया। कई घंटे चले अभियान में खुद अधिकारी शामिल रहे। मेरठ में बीती रात पुलिस ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें सड़क पर शराब पीने वालों में भगदड़ मच गई। पुलिस की यह कार्रवाई कई इलाकों में हुई। दरअसल काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मॉडल शराब की दुकानों के आसपास लोग खुलेआम शराब पीते हैं और कई दफा सुरूर में आकर वे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं। सरकार बदलने के बाद पुलिस अब खुद को मुस्तैद दिखाने के लिए इन शराबियों पर लगाम लगाने में जुटी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुरम निजामी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुरम, जिस तरह की कवायद देखने में आ रही है वो पहले दिन से ही जो है योगी सरकार पूरी तरह से चुस्त दुस्त दिख रही थी और एक्शन में दिख रही थी। अब जिस तरह की कवायद की जा रही है शराब की दुकानों पर या फिर जिस तरह के बूचड़खानों को लेकर या एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो रही है, उसको लेकर विरोध भी हो रहा है, क्या कुछ होता हुआ फिलहाल दिख रहा है? देखिए अरविंद, मोदी सरकार का कैंपेन है स्वच्छता मिशन का, और आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उसको आगे ले जा रहे हैं। उसी के नज़रिए से आप देखें तो चाहे गुटखा का बैन हो सरकारी दफ्तरों में, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो जिसके जरिए मंचलों पर नकेल कसी जा रही है, चाहे वो अवैध बूचड़ खाने हो, चाहे वो सड़क पर गाड़ी खड़ी करके शराब पीने का मामला हो, ये सब क्लीनेस ड्राइव से जुड़कर आप देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि स्वच्छता मिशन को किस तरीके से योगी एक नया आयाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर देखिए इसके विरोध के स्वर उठना लाजमी अपोजिशन है विरोध करा रही है, लेकिन एक अच्छी बात ये देखने को मिल रही है वो सजेशन के साथ आ रहे हैं। मसलन अगर आप अवैध बूचड़ खाने की बात करिए तो इस पर कहा गया है कि ठीक है जो अवैध आप इसको बंद करिए, लेकिन मौका जरूर दीजिए उनको कि वो अपने आप को वैध करने का उनको मौका मिलना चाहिए, और अगर वो वैध हो सकते हैं तो मौका दीजिए, अगर बिल्कुल अवैध है तो मौका कतई मत दीजिए। तो यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भी शुरुआत हम देख सकते हैं। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करें तो जाहिर सी बात है जिसको लेकर के एक तरह से समुंडाते ओले पड़े थे सरकार के। हम लखनऊ की खाली हम बात करें तो यहाँ वो नज़ारा देखने को मिला था कि रिक्शे से उतार करके लड़का लड़की उतार लिया गया था, दो जा रहे थे उनको उतार लिया गया था। तो जाहिर सी बात है एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन इसलिए हुआ था कि अगर छेड़खानी हो रही है महिला कॉलेज के बाहर या स्कूल के बाहर या सार्वजनिक स्थल पर, आप शिकायत करिए, वो स्क्वाड वहाँ आएगा और मजनू की शामत होगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। ओवर एक्साइटमेंट में पुलिस ने ज़्यादा कुछ कर लिया, ज़्यादा कदम आगे बढ़ा गया, जिसके बाद सीएम योगी ने होम डिपार्टमेंट को इस बात को ताकीद करी कि खाली शिकायत मिलने पर और बेगुनाह मासूमों को आप कतई परेशान ना करें। तो उसके बाद से शिथिलता देखने को मिली है। लेकिन आप बाकी चीज़ें देखें, चाहे बूचड़खाने की बात कर लीजिए जो अवैध है उस पर कार्रवाई हो रहा है। खास बात यह है कि उसमें काफी ऐसे बूचड़खाने थे जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा था बंद करने को, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुए थे, उनको बंद किया गया। हाँ, एक दिक्कत जरूर आ रही है, उसमें काफी ऐसे व्यवसायी हैं
गोश्त व्यवसाय, जिनका ये कहना है कि उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है पिछले 1.5-2 साल से, लेकिन उनको रिन्यूअल नहीं हो पा रहा था। वो लगातार सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पा रहा था। तो कम से कम इस चीज को देखनी चाहिए कि अगर हमने अप्लाई किया हुआ है वो क्यों नहीं हो पा रहा। अगर हमारी तरफ कोई कमी है तो आप बिल्कुल एक्शन लीजिए, लेकिन कमी नहीं है, अगर सरकारी कमी है तो आप उसको दूर करिए। तो अब देख रहे हैं ये होगा कि जिस तरीके से बूचड़ खाने को लेकर चल रहा है, या यूं कह लीजिए जो और ड्राइव्स चल रही है, उसमें इंप्रूवमेंट किस तरीके से करती है योगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आम जनता में इस बात को जरूर कहा जा रहा है कि जो सरकार का इकबाल होना चाहिए वो स्थापित हो रहा है। यानी कि अगर हम कल की बात करें विधान भवन की, तो वहां खुद अधिकारी साफ सफाई में जुटे हुए थे, मंत्री खुद साफ सफाई में जुटे हुए थे। तो मतलब ये साफ है कि स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश में बेहद कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। सिर्फ देखना यह है कि ओवर एंथुसियाज्म कहीं ना हो। अगर ओवर एंथुसियाज्म नहीं हो तो ये बिल्कुल खुर्रम, ये अहम बात है कि ठीक है, अगर कोशिश हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें सही लोग उसके चपेटे में ना आए, और सरकार किस तरह से इसे लेकर आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। खुर्रम, आप बने रहे हमारे साथ। तो अखिलेश सरकार के कई फैसले जल्द ही जांच के दायरे में आ सकते हैं, और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी, और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। बदमाशी बेईमानी करने में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को इलाके दे करके रखे हैं, और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है उसमें मुझे उत्तर प्रदेश का साथ चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का यह बयान अब भी लोगों के जहन में कायम है। पीएम मोदी ने पूरे प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। उन्होंने नौकरियों में हुए घोटालों की जांच की बात कही थी। उन्होंने सपा सरकार पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। खनन और पीडब्ल्यूडी समेत तमाम विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को चुनाव में बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। अब योगी सरकार भी उस पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ संकेत दिया कि अखिलेश सरकार के दौरान लिए गए कई फैसले जल्दी ही जांच के दायरे में आ सकते हैं। 14 वर्षों में अगर यूपी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो विकास के पथ पर यूपी इतना पीछे नहीं छूट गया होता। भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए विकास नहीं हुआ है। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको जांचेंगे भी। भविष्य में भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो, इसके लिए स्पष्ट तौर से सरकार की ओर से निर्देश दिए गए। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और अब नई सरकार ने ऐसे मामलों की जांच कराने की बात कहकर ये पुख्ता करने की कोशिश की है कि सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हटेगी। पीएम मोदी यूपी में सुशासन की बात कह चुके हैं, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी इसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर योगी सरकार के मंत्री पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। सरकार का जोर पारदर्शी और ईमानदार सरकार के साथ स्वच्छता पर भी है, और इसी को लेकर जहां कई मंत्री अपने अपने दफ्तरों की साफ सफाई का मुआयना करते नजर आए, तो कईयों ने सौंपी गई जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निभाने की बात कही। यूपी सरकार के मंत्री न सिर्फ अपने कामकाज को लेकर सजग नजर आ रहे हैं, बल्कि साफ सफाई को लेकर भी उतने ही चौकन्ने हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कामकाज संभालने के साथ ही अपने दफ्तर की सफाई पर जोर दिया, तो साथ ही काम में भी ईमानदारी बरतने की बात की। अधिकारियों के तो अच्छे हैं टॉयलेट, लेकिन कर्मचारी और जो आम जनता के लिए है उसको अंदर जाने में भी कठिनाई होती है। मैंने निर्देश दिए कि ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और होगा तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार होगा। फाइलों का निस्तारण सिटीजन चार्टर के हिसाब से हो, और भाई भतीजावाद नहीं हो। मेरा कोई नहीं है, इसी प्रकार से नीचे भी कोई नहीं हो। किसी नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त मित्र के द्वारा नाम बता के किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए। पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी पूरी तरह से ऊर्जा में ही नजर आए। उन्होंने राज्य को रोशनी से नहला देने का वादा किया। ये प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करें, और जो संकल्प हमारी सरकार ने लिया है 24 घंटे बिजली हर घर तक पहुंचाने का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, हर गांव में बिजली पहुंचे, हर खेत को बिजली पहुंचे, हर गरीब के घर बिजली पहुंचे, उस लक्ष्य को हम समय रहते पूरा करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के मकसद के साथ योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी अपने दफ्तर में झाड़ू लगाते नजर आए, तो दूसरे मंत्रियों ने भी अपना एजेंडा साझा किया।
की प्राथमिकता जो संकल्प पत्र है उसको पूरा करना है और यही मेरी प्राथमिकता है। दूसरा जो स्वच्छता मिशन है उसको हम लोग लागू करेंगे। सभी अपने विभागों में कहीं गंदगी न रह जाए, कहीं जाले न हो और लोग समयबद्ध ढंग से आए। 9:30 से 6 बजे तक दफ्तर बैठे। पहले मैं जरा देख लेता हूँ कि क्या क्या स्कीमें चल रही हैं, जरा समझ लेता हूँ और उसमें जो परिवर्तन मैं करना चाहता हूँ, उसमें जो सुधार लाना चाहता हूँ, मैं उसमें सुधार लेके आऊंगा। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय, मुझे मालूम है क्या समस्याएं होती है खिलाड़ी की और क्या चीज की आवश्यकता होती है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार पूरे तेवर में दिखाई दे रही है। ये तेवर और कलेवर आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगा, लेकिन अगर आगाज अच्छा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अंजाम भी बेहतर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो यूपी में सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन लगता है कि कहीं कहीं किसी का मन परिवर्तन नहीं हुआ है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एपीएन के पास एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें मंत्रालय में अभी भी समाजवादी पार्टी राज के निशान बरकरार दिख रहे हैं और इस पर योगी राज के एक मंत्री हाय तौबा करते देखे जा सकते हैं। मामला तब गरमाया जब नया पदभार संभालकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा अपने दफ्तर पहुंचे और वहां दीवार पर उस फोटो को देखकर भड़क गए जिसमें आजम खान मुलायम सिंह के साथ दिख रहे हैं और आजम मुलायम की तस्वीर देखकर जनाब का पारा चढ़ गया और वे वहां मौजूद अफसरों पर जमकर नाराज हुए। यही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पता है सरकार किसकी है? तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? हटाने का आदेश क्या आएगा? सरकार किसकी है? आप ये बताइए ना, सरकार किसकी है? ये तो आपको देखना है। और खुरम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुरम, जिस तरह से हम वीडियो दिखा रहे हैं, मोहसिन रजा जिस तरह से नाराज हो रहे हैं, क्या ये कोई एक गलती थी या फिर क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मोहसिन रजा इकलौते मुस्लिम फेस है योगी कैबिनेट की, योगी सरकार के, और जिस तरीके से वो हज हाउस पहुंचे अपना कामकाज संभालने के बाद निरीक्षण करने के लिए, वहां पर उन्होंने आजम खान मुलायम की तस्वीर देखी तो उनका नाराज होना स्वाभाविक था। देखिए, जब सरकार बदलती है तो तस्वीरें भी बदलती है और अगर तस्वीर नहीं बदलती तो मंत्री अगर पहुंचता है तो उसका नाराज होना स्वाभाविक तौर पे होता है, लाजमी होता है। ये आप एक दिन पहले, क्योंकि सबको मालूम था शपथ हो चुका है, उसके बाद अगर आप तस्वीरें नहीं बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर मंत्री पहुंचेगा तो उसका नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात देखने वाली बात यह है कि तमाम कई ऐसे अधिकारी, माफ करिएगा, तमाम ऐसे कई मंत्री योगी कैबिनेट के वो अपने यहाँ पहुंचे तो वहां पर उन्होंने या तो तस्वीर पुरानी तस्वीर या तो पाई नहीं या फिर पाई, लेकिन नाराजगी जिस तरह से मोहसिन रजा के देखने आया वो नाराजगी कहीं और देखने को मिली। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो अधिकारी है वो किस तरीके से काम करता है ये भी देखने को मिला है। लेकिन जब सरकार बदलती है, निजाम बदलता है तो अधिकारी अपने तेवर भी बदल लेते हैं, लेकिन हज हाउस में ऐसा देखने को नहीं मिला। यही बात थी कि मोहसिन रजा काफी नाराज हुए और उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि सरकार किसकी, आदेश का इंतजार किस बात का? जब सरकार बदल चुकी है तो आदेश का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं? बेहतर होता पहले तस्वीर हटा देते, लेकिन हटाए नहीं गए। खामोश से अधिकारियों का कोई जवाब नहीं था, स्वाभाविक तौर पर उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन जिस तरीके से सरकार के तेवर वो ये साफ बताता है कि जो वायदे किए थे और जो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, बेहतर लॉ ऑर्डर की बात करते हैं, वो सब देखने को मिल सकता है। एक उम्मीद जगी है, एक इकबाल जो सरकार का होता है वो शायद अब आप देखने को मिल सके, जो पिछले 5 सालों में जो कहा जाता था। बिल्कुल, और इसी की उम्मीद भी की जा रही है। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सरकार बदलती है तो नेम प्लेट हो या तस्वीरें बदलती हैं, चले वो बदले या ना बदले, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए और यही जनता भी कर रही है कि काम बदले और ख़ास तौर से कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं वो उसमें तब्दीलियां दिखे। तो सूबे के निज़ाम बदलने के साथ ही पुलिस की कार्यशैली में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के निर्देशों को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा प्रशासन युद्ध स्तर पर सक्रिय हो चुका है। मादा में भी बीते दिन खुद डीआईजी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में कई जगहों पर चेकिंग की और एक अवैध अंग्रेजी शराब की दुकान सीज की, तो वहीं बिना लाइसेंस चल रही मटन शॉप पर भी ताले डलवा दिए। शराब की दुकान का लाइसेंस 2016 में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन शराब की ये दुकान बदस्तूर चल रही थी। डीआईजी ने दुकान को सीज कर कार्रवाई के निर्देश दिए और इसके बाद डीआईजी ने जीजीआईसी रोड पर मटन शॉप का निरीक्षण किया और बिना लाइसेंस संचालित आधा दर्जन दुकानों को बंद करवाकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार आधी आबादी की आवाज पिछली विधानसभाओं की तुलना में बेहतर तरीके से उठाई जा सकेगी। इसकी वजह यह है कि इस बार विधानसभा में करीब 10% आवाज महिलाओं की है। यूपी विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका है जब 40 महिला विधायक चुनी गई हैं, तो वहीं 5 महिला विधायक मंत्री बनी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने खूब दम दिखाया, अपनी ताकत का एहसास करवाया और अब विधानसभा के गलियारों में भी महिलाओं के हित की बात ज्यादा जोर से गूंजने की आस जगी है। ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी तादाद में महिला प्रतिनिधि सदन के भीतर पहुंचकर महिला सशक्तिकरण का नायाब उदाहरण पेश करेंगी। आजादी के बाद पहली बार विधानसभा में 40 महिला विधायक बनी हैं, जिसमें बीजेपी की 34, कांग्रेस और बीएसपी के 2-2, अपना दल और समाजवादी पार्टी से 1-1 महिला विधायक हैं। राजधानी लखनऊ की 9 में से 3 सीटों पर महिलाएं जीतकर आई हैं, जहां महिला बाद से सांसद कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत कर आई। बीजेपी नेता दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह भी पहली बार लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक चुनकर सदन में पहुंची हैं और कैंट विधानसभा से रीता जोशी ने जीत हासिल की। बीजेपी की 34 महिला विधायकों में से 5 योगी मंत्रिपरिषद की शोभा बढ़ा रही हैं। महिला शक्ति दिखाई देगी और महिलाओं के साथ में अब तक जो भी अत्याचार हुआ है, उनका मनोबल गिरा है, आत्मविश्वास गिरा है, उसको पुनः हम लोग जागृत करेंगे। मोदी जी को जाता है, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, उन लोगों को जाता है कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो तैयारी तो हम लोगों की पूरी है, अवसर अब मिला है और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के इस प्रदर्शन में सूबे की आधी आबादी में ये उम्मीद तो जग गई है कि महिलाओं के उन मुद्दों को सदन में जरूर उठाया जाएगा जो कभी पुरुषों के लिए चर्चा का विषय नहीं रहा। राजनीति में महिला मुद्दों से सरोकार रखने वालों का मानना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कदम तो हो सकता है, लेकिन ये काफी नहीं है। महिलाओं के लिए कहा गया है कि उनको जो दो वो उसको दुगना करके वापस करती हैं। तो अगर आप महिलाओं पे भरोसा करेंगे कि वो पॉलिटिक्स में भी आगे आएंगी तो ज़रूर आएंगी। बहरहाल ये बहुत सही बात नहीं है कि वो सिर्फ महिला इसलिए उसको टिकट मिला है कि वो किसी की बेटी है, पत्नी है या बहन है। यूपी विधानसभा में 1952 में पहले चुनाव में 20 महिला विधायक चुनी गई थी। ये संख्या 1967 में घट करके महज 6 रह गई थी। 1980 में 30 और 1985 में 31 महिलाएं सदन में सदस्य बनी। 2012 में विधानसभा में 35 महिलाएं विधायक थीं। परिवार की कमान संभालने वाली ये महिलाएं अब अपने अपने क्षेत्र की कमान संभालकर आधी आबादी के मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में हैं। ऐसे में सदन में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी से समाज में सकारात्मक संकेत जरूर जाएगा। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। उधर ईवीएम से छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के आने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मामले में सबसे पहला आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगाया और चुप्पी तोड़ते हुए बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इशारे पर बीजेपी के इशारे पर ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और उसके बाद आपने भी चुनाव परिणाम के बाद हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ा था। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के पहले विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होगी और सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल के पॉल के अभिभाषण के साथ होगी। बजट की तैयारियों के लिए कम समय मिलने की वजह से सरकार फिलहाल 24 से 29 मार्च तक आने वाले विधानसभा सत्र में लेखानुदान लाएगी, जो करीब 11,000 करोड़ रुपए का होगा। सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया। और वहीं आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति लगभग तैयार कर ली है और हालांकि अभी तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगा पाई है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के तेवर देखकर तो यही लगता है कि भाजपा सरकार का पहला सत्र हंगामेदार होने वाला है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने सरकार को सहयोग का भरोसा जरूर दिलाया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को घेरने का कोई मौका कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि संख्या बल के हिसाब से हम कम अवश्य हैं, पर 11 विधायक भाजपा के 57 विधायकों पर भारी पड़ेंगे। स्पीकर निर्विरोध चुना जाए, अच्छी परंपरा होती है, क्योंकि स्पीकर से यह अपेक्षा की जाती है कि वो किसी दल विशेष का नहीं होगा। जो भी सदन निर्वाचित होकर आए हैं उन सबको निष्पक्ष रूप से अवसर देगा।
तो इसलिए स्पीकर यदि निर्विरोध चुना जाए तो बहुत अच्छा। और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। प्रकाश पंत को वित्त, संसदीय कार्य समेत 10 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। सतपाल महाराज के पास सिंचाई, पर्यटन समेत 9 मंत्रालय हैं। हरक सिंह रावत को वन एवं वन्य जीव मंत्रालय मिला है। सुबोध उनियाल को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। त्रिवेंद्र रावत ने गृह मंत्रालय समेत 40 विभाग अपने पास रखा है। और गोवा विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया जाएगा। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि बजट राज्य की जनता के हित में होगा। हालांकि पर्रिकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बजट बनाने में सरकार को बहुत कम वक्त मिला, लेकिन बावजूद इसके बजट में जनता के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। उधर 15वीं पंजाब विधानसभा का पहला सत्र आज दोपहर से शुरू होगा। ये सत्र 29 मार्च तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने का काम स्पीकर राणा केपी सिंह करेंगे। आधे सदस्य पहले दिन शपथ लेंगे, जबकि बाकी सदस्यों को 25 और 26 के अवकाश के बाद 27 मार्च को शपथ दिलवाई जाएगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सत्ता पक्ष में होने के बाद सदस्यों की गिनती के हिसाब से आम आदमी पार्टी विपक्षी पार्टी के तौर पर पहली बार विधानसभा में प्रवेश करेगी। और दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट के दावेदार अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस की एक टिकट की दावेदार ने तो अपने इलाके में फ्री वाईफाई देना भी शुरू कर दिया है। ये है दिल्ली की करोलबाग महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सपना रानी बहल। सपना बलजीत नगर वार्ड नंबर 57 से निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदार है। अपनी टिकट की दावेदारी पक्का कराने की मकसद से इन्होंने फरवरी महीने से ही अपने वार्ड के लोगों को फ्री वाईफाई मुहैया कराना शुरू कर दिया है। में जाते थे लोगों से मिलने, हर जगह मिलते थे लोगों से, तो वो कहते थे कि केजरीवाल जी ने वायदे तो बड़े बड़े करे थे कि फ्री वाईफाई देंगे। जैसे कोनाट प्लेस में उन्होंने कहा था कि फ्री वाईफाई देंगे, लेकिन वो वायदा भी पूरा नहीं किया। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक नई पहल करते हैं और अपने लोगों को, जहां से मैं टिकट मांग रही हूं वार्ड नंबर 97 बलजीत नगर से, वहां पर हमने फ्री वाईफाई देने की कोशिश की। सपना रानी बहल की ओर से दिया जाने वाला वाईफाई का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए पासवर्ड भी जानना जरूरी है। इसका पासवर्ड सपना रानी बहल ही है। इनका मकसद है कि पासवर्ड के जरिए ही सही, लेकिन जनता तक किसी भी तरह पहुंचा जाए और यूथ को अपने साथ जोड़ा जाए। इस पर युवा क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। मेरे सारे जितने भी यहाँ पर हम परमानेंटली जो लोग रहते हैं, हमारे यहाँ रेंटर्स भी रहते हैं, वो भी इस चीज़ से बहुत खुश है। क्योंकि सबको फ्री वाईफाई मिल रहा है, तो इस वजह से वो अपना कोई पढ़ाई करने आया हुआ है बाहर से, तो वो भी सारे अपनी बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ते हैं। बाहर जाना पड़ता था उनको साइबर पे, तो वो सारा चीज़ फ़ोन में यूज़ हो रहा है, तो वो बेटर है। पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को फ्री वाईफाई देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। सपना रानी को टिकट मिलेगा या नहीं, ये अभी तय भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन इस पहल के जरिए वो जनता के दिलों तक पहुंचने में जरूर कामयाब होती दिख रही है। सुमंत कुमार, एपीएन, दिल्ली। और खबर झारखंड से, जहां रांची में विकास योजनाओं को तेजी के साथ जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को अधिकारियों की क्लास लगाई। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि झारखंड से गरीबी को दूर करने का जो लक्ष्य सरकार का है, उसको हर हालत में पूरा किया जाना चाहिए। वहीं सीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए इन्वेस्टरों को जमीन मुहैया कराने समेत सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ग्लोबल झारखंड समिट जो एक सफल कार्यक्रम, आप सभी टीम झारखंड के कारण वो सफल हुई। और आज से 2-2.5 साल पहले जो झारखंड स्केल झारखंड के नाम से जाना जाता था, वो झारखंड अब विकास की ओर उन्मुख झारखंड से जानेगा। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर झारखंड में भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने गुरुवार देर शाम सभी जिले के एसपी को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिले में 5-5 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करें। और ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञान रंजन, जिस तरह से अगर झारखंड सरकार की बात करें, रघुवर दास की बात करें, कई कामों में एक तेजी दिख रही है और एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर जो एक कवायद की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ खबर?
जी, झारखंड के खबर की बात करें तो यूपी के तर्ज पर झारखंड में भी अब रोमियो की खैर नहीं है। झारखंड के डीजीपी ने राज्य के सभी जिले के एसपी को पत्र लिखकर अपने अपने जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का निर्देश दिया है और ऐसी जानकारी मिल रही है कल देर शाम डीजीपी ने राज्य के सभी जिले के एसपी को यह निर्देश जारी किया है और कहा है कि अपने अपने जिले में 5-5 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करें और खास करके स्कूल, कॉलेज और मॉल के सामने उसकी तैनाती की जाए। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया और उसके बाद जिस तेजी के साथ वहां काम हो रहा है और जो सड़क छाप मजनू है उसके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, झारखंड में भी वैसे ही कार्रवाई। ज्ञानरंजन, आप बने रहे हमारे साथ। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह कवायद अगर की जा रही है, लेकिन इसमें एक खास बात ये भी ध्यान रखना होगा कि सही और गलत का इसमें ख्याल रखा जाए, क्योंकि यूपी में इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग इसमें शामिल नहीं है उन पर भी नकेल कसी जा रही है। बात साहिबगंज की कर लेते हैं, जहां पर गंगा पुल का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को झारखंड दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री इस दिन 1 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे पर राजनीति गर्म हो गई है। जेएमएम ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को 9 अप्रैल के बाद करने का निर्देश आग्रह किया है और जेएमएम का कहना है कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम रखवाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जेएमएम विकास विरोधी है और इसलिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। ज्ञानरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानरंजन, किस तरह से ये विरोध सामने आ रहा है और क्या कुछ होता हुआ इसमें दिख रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम झारखंड में 6 अप्रैल को किया गया है। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबगंज आएंगे और साहेबगंज में बहुप्रतीक्षित गंगा पुल का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ साथ 1 लाख मोबाइल स्मार्टफोन का वितरण भी महिलाओं के बीच में करेंगे और साथ ही साथ महिला बटालियन को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से राज्य में राजनीति जंग छिड़ गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर ये मांग किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को 9 अप्रैल के बाद रखा जाए, क्योंकि 9 अप्रैल को लिट्टीपाड़ा जो साहेबगंज से बिल्कुल ही सटा हुआ एरिया है, वहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और जिस तरह से महिलाओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा, महिला बटालियन का गठन किया जाएगा, तो इससे चुनाव पर प्रभाव पड़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी होगा और इस तरह की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विकास विरोधी है। प्रधानमंत्री विकास कार्यों की शिलान्यास के लिए झारखंड आ रहे हैं। गंगा पुल जो काफी लंबे समय से मांग है। बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानरंजन इस जानकारी के लिए। तो जैसा ज्ञानरंजन बता रहे थे कि जेएमएम इसका विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि लिट्टीपाड़ा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो डॉक्टरों के लिए सुरक्षित माहौल कायम करें जिससे कि वे बेखौफ होकर काम कर सकें। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार ने हड़ताल करने वाले डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से बात की और उनकी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट के इस आदेश और सरकार से मिले आश्वासन के बाद महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स MARD ने राज्य के सभी डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा है। कुशल पाटिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, किस तरह से इसे देखा जाए, क्या डॉक्टर पूरी तरह से संतुष्ट हैं और क्या कुछ सरकार ने इसको लेकर कहा है? जी, महाराष्ट्र में रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कल चौथा दिन था स्ट्राइक का। हमने देखा था कि कल हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई PIL पर, इस पर डिसीजन आया कि हर 15 दिन में सिचुएशन रिव्यू होगी और डॉक्टरों की सिक्योरिटी देखी जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों की सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है। और हमने ये भी देखा कि हाईकोर्ट ने कहा कि 1 पेशेंट 2 रिश्तेदार वाला रूल लागू होना चाहिए, क्योंकि ये जुलाई में पास हुआ था और प्राइवेट अस्पतालों में ये जो रूल है वो फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए सरकारी अस्पतालों की, तो इसमें हमने देखा है कि ये फॉलो नहीं किया जा रहा था और
ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दी थी। और हमने सुना था कि और एक बात जो सामने आई थी कि MARD जो है, महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स, इनके वकीलों ने भी ये बात सामने लाई कि जो रिश्तेदार है उनकी एक सीमा रेखा रखनी चाहिए और डॉक्टरों पर अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। और इस ड्यूटी में अगर इस तरह की बाधा आए और सिक्योरिटी मेजर्स पर जो सवाल उठते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि डॉक्टरों की सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है। हमने ये भी देखा कि ये ऑर्डर पास होने के बाद जो MARD के अध्यक्ष और अन्य जो कार्यकर्ता है, ये जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले मंत्रालय में, और एक डिसीजन आया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी है, इन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने अपना काम रिज्यूम करना चाहिए, उनकी जो सिक्योरिटी और बाकी सब मेजर्स है वो देख लिए जाएंगे, उस पर जांच पड़ताल होगी, और जितने पुराने केसेस है, जितने पुराने जो मारपीट के केसेस है, उन्हें सीरियसली लिया जाएगा और ऑफेंस में ट्रीट किया जाएगा और उन पर केसेस होंगे। तो अब ये बात देखने लायक है कि डॉक्टरों ने ये चीज किस तरह से ली है, क्योंकि कल रात तक जो है उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करने का जो एक डिसीजन है वो लिया नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जजमेंट की फाइनल कॉपी उनके हाथ में आई नहीं है। तो जब तक जजमेंट की फाइनल कॉपी साइंड वाली उनके हाथ में आती नहीं है, तब तक वो हड़ताल बंद नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कल कहा था। हालांकि MARD ने रेसिडेंट डॉक्टरों को कहा था कि अभी जजमेंट पास हुआ है तो उन्होंने ड्यूटी रिज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, गार्ड्स ऐड किए जाएंगे और CCTVs भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तो अब उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए इस बात पर। लेकिन MARD ने अपने रेसिडेंट डॉक्टर से ये भी कहा कि वो डिसीजन मेकिंग उन पर छोड़ते हैं कि वो कब तक काम रिज्यूम करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि BMC और कुछ BMC के अस्पताल और कुछ अन्य अस्पतालों ने टर्मिनेशन लेटर्स पास करना चालू कर दिया है और सस्पेंशन लेटर्स भी पास करना चालू कर दिया है, क्योंकि डॉक्टरों ने ड्यूटी रिज्यूम नहीं की थी। तो अब ये बात देखने लायक है कि किस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अहम बात है कि अगर इस तरह से डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटते हैं तो ये मरीजों के लिए एक बेहतर खबर है। लेकिन साथ ही साथ अगर सरकार कोई सख्ती की बात कह रही है, उनके हक की बात कर रही है डॉक्टरों के, तो उसे भी बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इस पर हमारी नजर रहेगी। इस पर तमाम तरह की बातों को लेकर, जिस तरह से अब अगर हम बात शिवसेना एक सांसद की कर लेते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर शिवसेना सांसद की दादागिरी सामने आई है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई का आरोप लगा है और मामले में कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया ने सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। क्या बोला? हाथ से मारा है। हाँ, मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पहले तो शिवसेना सांसद ने एयर इंडिया के कर्मचारियों को चप्पलों से पीटा और फिर शेखी बगाड़ते हुए इस बात को माना भी। मामला शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ से जुड़ा है। सांसद गायकवाड़ ने पिटाई की बात स्वीकार करते हुए कहा कि एयर इंडिया के कर्मचारी ने उनके साथ बदतमीजी की, लिहाजा उन्होंने 25 बार चप्पलों से उसकी पिटाई की। क्या मारा है? क्या बोला उसने? सैंडल से मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है। क्या हाथापाई किया? क्या बोला? हाथ से मारा है। हाँ, मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। मारा है ना? क्यों मारा सर? सांसद हैं आप तो। गालियाँ सुनना क्या तुम्हारा? मीडिया वाले का भी, वो एयर के कंपनी के लोगों का भी। नॉट अ थिंग व्हिच any democratic person of any political party will encourage, and they always, any physical assault will always be condemned. गायकवाड़ का कहना है कि एयर इंडिया की पुणे से दिल्ली आई फ्लाइट AI-852 में उनका टिकट बिजनेस क्लास का था, लेकिन उन्हें इकोनॉमी क्लास में बैठने को कहा गया। महाराष्ट्र की उस्मानाबाद सीट से पहली बार संसद पहुंचे रविंद्र गायकवाड़ की इस हरकत पर सियासी दलों ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। नेताओं ने उनके इस कारनामे की जमकर आलोचना की। हालांकि शिवसेना अपने नेता के बचाव में उतर आई। इसका VIP से कोई वास्ता नहीं है। जो आदमी ने हाथ में कानून लिया है तो कानून के सामने सब बराबर है। तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए और कानून के तहत जो धारा हो सकती है उस पर लगा करके उसको कानून के हवाले करना चाहिए। देखिए, स्टाफ के साथ इस दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऊपर शिकायत करो अफसरों को, अफसरों की पूरी जितनी आपको कड़ाई से करनी है उनसे विरोध दर्ज कराओ। स्टाफ को पीटने से कोई काम नहीं चलता। मुझे लगता है गलत तरीका ही नहीं करना चाहिए। अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एयर इंडिया से मुआवजा वसूलना चाहिए, लेकिन जो है ये अफसरों के साथ मारपीट करने से काम नहीं चलता। एयर इंडिया की ओर से जारी बयान के मुताबिक एयरलाइन स्टाफ के एक सदस्य को सीट को लेकर हुए विवाद में चप्पलों से पीटा गया। एयर इंडिया ने मामले की जांच के आदेश दिए और जांच टीम का गठन भी कर दिया गया। एयर इंडिया की ओर से पूरी घटना की जानकारी मंत्रालय और उच्चाधिकारियों को भी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
और अगली खबर तमिलनाडु से AIDMK सिंबल जब्त होने के बाद शशिकला और पनीरसेल्वम गुट ने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली है, जिसे चुनाव आयोग की मंजूरी भी मिल गई है। शशिकला गुट की नई पार्टी का नाम है AIDMK अम्मा और इसका चुनाव चिन्ह है टोपी, जबकि ओ पनीरसेल्वम की पार्टी का नाम है AIDMK पुराची थलावी अम्मा और इसका चुनाव चिन्ह है बिजली का खंभा। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर हड़कंप मच सकता है। AIADMK सिंबल जब्त होने के बाद दोनों गुटों ने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली है, जिसे चुनाव आयोग की मंजूरी भी मिल गई है। शशिकला गुट की नई पार्टी का नाम है AIADMK अम्मा, इसका चुनाव चिन्ह हैट है, जबकि ओ पनीरसेल्वम की पार्टी का नाम है AIADMK पुराची थलावी अम्मा और इसका चुनाव चिन्ह है बिजली का खंबा। दरअसल शशिकला और पनीरसेल्वम के बीच AIADMK के सिंबल को लेकर विवाद के बाद बुधवार को चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह 2 पत्तियों को जब्त कर दिया। अब दोनों खेमे RK नगर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपने अपने नए सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। this seat. Let them go however they want to go. But we taking the politics forward and we want to get the victory and we will be victorious. And this Radhakrishna Nagar is known as the CM constituency. In future it will be known as PM's constituency. हालांकि दोनों खेमों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह के उपयोग कर चुनाव आयोग की रोक पर ताज्जुब जताया और कहा कि वो इसे वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने एक बयान में कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष मजबूत सबूत प्रस्तुत करने के बावजूद उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं मिलना आश्चर्यजनक और निराशाजनक है। We are not fully accepted the verdict given by the election commission yesterday. We are hoping that we will go to the appeal to the court. We are going to win our side because we are having a full majority. उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव चिन्ह वापस लेकर रहेंगे। बुधवार को दोनों खेमों ने चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। शशिकला ग्रुप ने 2 पूर्व कानून मंत्री M वीरप्पा मोइली और सलमान खुर्शीद और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन पाराशरन को अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग में खड़ा किया, जबकि पनीरसेल्वम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन, S कृष्ण कुमार और B श्रीनिवासन ने पक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर केंद्र की मोदी सरकार ने अब बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए उन्हें हाउसिंग लोन में 3 से 4% तक छूट देने का फैसला लिया है। साथ ही जिन लोगों ने इस साल 1 जनवरी के बाद मकान खरीदा है वे भी इसी स्कीम का फायदा उठा सकेंगे और सिर्फ अपने बैंक को इस सुविधा को लेने की जानकारी उन्हें देनी होगी। केंद्र सरकार अब पहली बार मकान खरीदने वालों को तोहफा देने जा रही है। सरकार मिडिल क्लास जनता को टारगेट करते हुए उन्हें हाउसिंग लोन में 3 से 4% तक की छूट देने का फैसला किया है। यह फैसला पहली बार मकान खरीदने वालों पर तो लागू होगा ही, साथ ही वो लोग भी इसका फायदा ले सकेंगे जो इस साल 1 जनवरी के बाद मकान खरीद चुके हैं। ऐसे लोगों को 12 लाख रुपए तक की लोन राशि पर ब्याज में 3 से 4% तक की छूट मिलेगी। माना जा रहा है कि इस तरह से मकान खरीदने वालों को EMI में 2000 रुपए तक की कमी होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि मिडिल क्लास न सिर्फ इनकम टैक्स देकर बल्कि कई दूसरे तरीकों से भी इकोनॉमी की ग्रोथ में मदद करता है। ऐसे में सरकार ने ऐसे मिडिल क्लास को मदद देने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ही मकान खरीदने में ब्याज में इस तरह की छूट देती रही है, लेकिन अब पहली बार सालाना 12 लाख और 18 लाख तक कमाने वालों को भी ये छूट मिलेगी। जिन लोगों की सालाना आमदनी 12 लाख रुपए है उन लोगों को मकान खरीदने पर लिए जाने वाले लोन में से 9 लाख रुपए की राशि पर 4% की छूट मिलेगी। मसलन अगर किसी ने 25 लाख रुपए का मकान खरीदा है और 20 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसे 11 लाख रुपए के लोन पर तो पूरा ब्याज चुकाना होगा, लेकिन बाकी 9 लाख के ब्याज पर उसे 4% की सब्सिडी मिलेगी। अगर उसे 9% की दर पर लोन मिला है तो उसे 9 लाख रुपए के लिए सिर्फ 5% ही ब्याज चुकाना होगा। उसके लिए शर्त इतनी होगी कि उसने 90 वर्ग मीटर तक का मकान खरीदा हो। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी 18 लाख रुपए की सालाना आमदनी वालों के लिए बनाई गई है।
ऐसे लोग 110 वर्ग मीटर तक का मकान खरीदकर इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। लोगों को 12 लाख रुपए के लोन पर ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। नेहा चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN, दिल्ली। उधर आगरा ताजनगरी में फिल्म भूमि की शूटिंग कर रहे अभिनेता संजय दत्त ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत की। संजय दत्त ने पुराना धागा खोला और नई मन्नत मांगने के साथ फिल्म की सफलता की दुआ मांगी। संजय दत्त की मौजूदा चोट को देखते हुए सज्जादानशी सैफ मियां ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ की और फिल्म की यूनिट के साथ कुछ साथियों के साथ संजय दत्त फतेहपुर सीकरी पहुंचे। सीकरी पहुंचे संजय का सज्जादानशीन सैफी मियां ने इस्तकबाल किया और उनसे गुल और चादर पोशी कराई। संजय दत्त इससे पहले पिछले साल सीकरी आकर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में मन्नत का धागा बांध चुके हैं। संजय दत्त के पिछले मन्नत के बारे में कुछ खास नहीं उन्होंने बताया और धागा खोलने से मन्नत पूरी होने की बात स्पष्ट हो गई। तो वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए APN के साथ।